अनाउंस हो गया, डिस्प्ले पे लग जाएगा। उस दिन क्या हुआ था कि जब चौथी क्लास थी तब लगा था, तब तक परिवर्तन जो हुए उन्होंने चिपका दिए। हाँ जी। तो हमारी जो बातें थी उनमें फ्लूइड के लिए ईएलपी नंबर 3 तक हमने डिस्कस भी कर लिया था। ईएलपी नंबर 4 में पूरी दे दी थी मैंने। एक बार दिखाना ईएलपी 4। ये तो मानव स्वास्थ्य है यार। हाँ जी। आ, पूरी तो नहीं दी होगी, मैंने कुछ सवाल छुड़वाए थे। अच्छा, 4 तो पूरी दे दी थी, 5 में कुछ सवाल छुड़वाए थे, तो ठीक है। ईएलपी नंबर 4 आप इधर नहीं है ईएलपी। ये क्या मतलब घर पे रह जाती है या फिर जानबूझ के निकाल के आते हो? गलती से कैसे रहती है यार? ईएलपी कम से कम जो कंटिन्यू चल रही होती है वो डेली लाए भैया। ईएलपी नंबर 4 में क्वेश्चन 1 से 5 में डाउट। क्वेश्चन 1 से 5 में डाउट। क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 7 से 10 में डाउट। 7। क्वेश्चन 7 में यहां पर क्या कहा गया है कि एक बड़े क्षेत्रफल के पात्र, यानी ये कह दिया कि ऊपर का जो इसका पात्र का क्षेत्रफल है वो काफी बड़ा है, और अब उससे कुछ गहराइयां हैं, दो अलग अलग गहराइयां हैं। एक तो गहराई है एच, और एक गहराई है 4H। और वहां पर एच व 4H गहराई पर भुजा एल का वर्गाकार क्षेत्र और त्रिज्या आर का वर्गाकार क्षेत्र, वर्गाकार छेद है, और दोनों छिद्रों से प्रवाह की दर समान है। तो एच व एल में ये गलत है, यहाँ एच व आर में संबंध आएगा, है ना? वो तो आपने आंसर देखा होगा, इसमें तो पता लग भी गया होगा। हाँ, आर और एल में, हाँ सॉरी, आर और एल में अपने को, क्योंकि एच दोनों तरफ है, एच और 4H, तो वो तो कट जाएगा। आर और एल में, यानी एल उस वर्गाकार हिस्से का छेद और आर उस वृत्ताकार छेद की त्रिज्या वैसे। तो मैं यहाँ पर एक तो बना देता हूं कि जो एच हाइट नीचे है बेटे, यहां पर इसका वेग किस पर निर्भर करेगा? √2GH। ये मैंने लिख दिया इसका वेग। और इसी का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल यहाँ पर, चूंकि ये वर्गाकार एल भुजा का वर्गाकार है, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L²। दूसरी तरफ यहाँ पर जो 4H है, इस 4H से बाहर निकलने वाले पानी का वेग क्या हो जाएगा? √8GH। और ये वृत्त है एक आर त्रिज्या का, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? πr²। तो यहाँ पर ये वेग हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया। यहां पर भी ये वेग हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया। तो दोनों छिद्रों से प्रवाह की दर ये क्या कहना चाहता है? समान। तो दोनों छिद्रों से प्रवाह की दर समान कह दी, यानी इस तरफ का जो ये A1V1 है, प्रवाह की दर मतलब A×V, तो A1 बराबर, ये इसने कहना चाहा है। तो हम भी लिख देंगे जो भी मान है, सब आसान है, कट पिट के इजीली आंसर आ जाए। क्वेश्चन 11 तक में। हाँ बेटा, 8वें का सेकंड। प्रारंभिक गति जिसके साथ छिद्र पानी से छिद्र से पानी निकलता है, और प्रारंभिक गति जिसके साथ, ये प्रारंभिक गति नहीं है, ये गति पूछ रहा है जिसके साथ पानी जमीन से टकराता है। मतलब जब ये पानी यहां पर यूं जाएगा तो ये किस गति से यहां पर इससे टकराएगा? तो हमने क्या सीखा था इसका? तो एक क्षैतिज वेग होगा, एक ऊर्ध्वाधर वेग होगा। क्षैतिज वेग किस पर निर्भर करता है? कि जिस गति से ये प्रारंभ में यहां बाहर होगा। और आप सब जानते हैं यहां कितनी ऊंचाई से पानी बाहर निकल रहा है? 10 मीटर से। तो ये क्षैतिज वेग कितना हो जाएगा? √2GH। एच कितना? 10।
तो ये वाला वेग तो निरंतर वही सेम बना रहेगा, √2gh। फिर ये ऊर्ध्वाधर वेग, यहां ऊर्ध्वाधर वेग कितना है बेटा, तो यहां धीरे धीरे गुरुत्वीय त्वरण के कारण ऊर्ध्वाधर वेग बढ़ता है ना, तो यहां आकर ऊर्ध्वाधर वेग कितना हो जाएगा, √2gx, 2g, और ये x कितना है, ये भी 10 है। तो इसका कुल वेग हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट क्षैतिज वेग का स्क्वायर प्लस ऊर्ध्वाधर वेग का स्क्वायर करके आ जाएगा। क्वेश्चन 11 तक में। क्वेश्चन 12 आपके में यहाँ पे एक तो 6 पे लगा हुआ था, ये कुछ निशान नहीं लग रहा है। 6 वाले में क्या है, एक बार मैं 6 वाला बता देता हूँ। बड़े क्षेत्रफल के बेलनाकार पात्र में शीर्ष से पानी की गहराई 10, यानी अपन उस 10 को यूज करके क्या लिख सकते हैं, प्रवाह का वेग, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है, तो प्रवाह का बहिस्राव वेग अपन ए निकाल सकते हैं अंडर रूट 2gh लगा के। गिरने में लगा समय हम निकाल सकते हैं कि गिरने में लगा समय किस पर निर्भर करेगा, उस 5 मीटर की गहराई पर, क्योंकि 15 टोटल है, उसमें से 10 तो उसके छेद की ऊंचाई है, बाकी जमीन से ऊंचाई 5 है। तो अंडर रूट 2h/g बताया था फॉर्मूला, अंडर रूट 2h/g समय लगेगा, परास के लिए क्षैतिज वेग गुणा समय, और प्रवाह की दर यानी a/v, तो a अपने को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल दे रखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की बात आ जाती है। एक घर की छत के समानांतर 40 मीटर पर सेकंड से हवा चल रही है, छत का क्षेत्रफल 250 मीटर स्क्वायर है, यह मानते हुए कि घर के अंदर दाब कैसा है, वायुमंडलीय दाब। तो छत पर हवा द्वारा बल किस ओर होगा बेटा, ऊपर की ओर। सीखा था ना अपन ने कि यहाँ अंदर घर के अंदर तो हमने भी P0 लिखा था, उस P0 को हमने कह दिया था चलो P2 मान लेते हैं, और ऊपर वेग क्या था वायु प्रवाह का ज्यादा, तो ऊपर दाब कम। तो इस प्रकार से हमने एक टिन शेड मानकर कुछ किया था ना, ऊपर से यहां से लग रहे बल को हमने क्या लिखा था बेटा, P1A, और नीचे से लग रहे बल को यूं क्या लिखा था हमने, P2A, और हमने क्या कहा था कौन बड़ा, किधर की तरफ, ऊपर। तो कुल बल किधर होगा, ऊपर, और कितना होगा, P2 माइनस P1A, ये कुल बल हो जाएगा। तो कुल बल निकालना है तो हम यहां से P2 माइनस P1A लिखना चाहते हैं, और P2 माइनस P1 लिखने के लिए हमारे पास बेहतर उपाय क्या है, बर्नौली। तो हम यहां से बर्नौली से अगर हम एच रॉजी एच वाले हिस्से को क्या मान लेते हैं, नगण्य, तो हमें पता है P1 माइनस P2 का मान कितना होता है, या P2 माइनस P1 का मान हो जाता है हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। यहां से अपन लिख सकते हैं P2 माइनस P1 का मान, सारी चीजें दे रखी है, इनटू क्षेत्रफल कर देंगे, क्षेत्रफल अपने को दिया हुआ है तो हमें पता लग जाएगा। क्वेश्चन 13 तक में, और कोई 14 तक में। 13, हवाई जहाज के पंख की निचली और ऊपरी सतहों पर द्रव प्रवाह की दर, तो निचली सतह पर द्रव प्रवाह की दर क्या दे रखी है, सॉरी द्रव नहीं, हवा प्रवाह की दर क्या दे रखी है, v, यानी कम, और ऊपरी सतह पर ज्यादा। हमने इसको लिखा था वो एरोफॉइल करके कुछ होता है, हवाई जहाज की पंखुड़ियों की डिजाइन, एरोडायनोमिक्स। और घनत्व रॉ है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ए है, तो पंख पर गतिक उत्प्लावन बल है। तो बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला कि मैं अगर बल निकालना चाहता हूं, तो बल निकालने के लिए मुझे क्या निकालना है बेटा, और P2 माइनस P1 कितना हो जाएगा, हाफ रो V1 कितना दे रखा है यहाँ पर, √2v का स्क्वायर 2v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, घटा तो v स्क्वायर, और इसी को किससे गुणा करना है, a से। तो क्या हो जाएगा आंसर बेटे, हाफ रॉ v स्क्वायर a। चलिए आगे, इसमें ईएलपी नंबर 5। हाँ बेटा, सेम ही है यार, मतलब मुझे लग नहीं रहा कि इनको पूछने से बार बार कोई अंतर निकलेगा। दाबांतर पूछा, डेल्टा पी पूछा है, डेल्टा पी पूछा है, तो अपन जानते हैं यहाँ पर mg के बराबर मुझे उस हवाई जहाज पर ऊपर बल लगाना पड़ेगा, तभी उड़ रहा होगा वो। तो कुल बल को mg लिख दो,
बटे क्षेत्रफल कर दो तो अपने आप P2 माइनस P1 आ जाएगा। एक ही गणित है, वही गणित है, P2 माइनस P1 गुणा ए। उसको आप अगर किसी चीज को उड़ाए रखना है तो नीचे लग रहा बल बराबर ऊपर लग रहा बल करना है। नीचे कितना लगता है? गुरुत्वीय बल। हमें ऊपर पंखुड़ियों के थ्रू बर्नौली से कितना बल लगाना है? P2 माइनस P1 है। विस्कोसिटी वाले ईएलपी नंबर 5 में हमने कौन कौन सा, ये तो मुझे लग रहा है साफ है मामला इधर तो। यार होमवर्क समय पे कर लिया करो, ध्यान तो सब रहेगा यार। आप संडे होते हुए अगर अपन उस दिन होमवर्क नहीं कर रहे हैं। ईएलपी 5 में हमने कौन कौन सा छोड़ा था? 6 7 8। चलिए 1 से 5 में जो भी डाउट है बात करें। पांचवा, उसके पहले कोई भी। तीसरा, तीसरे में यहां पर बोला है दो छोटे गोलाकार धातु की गेंदें जिनका द्रव्यमान समान है। तो मैंने यहां पर धातु की दो गेंदें बना दी बेटे। इन दोनों का द्रव्यमान क्या है? समान है। इसका भी m, इसका भी m। और घनत्व एक का ρ1 एक का ρ2 है। अब मुझे यहां पर बताएं ρ1 और ρ2 का जो संबंध दिया है इसको देखकर बताएं कि किसका घनत्व कम है किसका ज्यादा है। ρ1 का यानी 2 वाले की तुलना में 8 गुना है। अब जिसका ρ1 का आपने क्या कहा? ρ1 का घनत्व ज्यादा है, और ρ1 का घनत्व ज्यादा है तो आयतन कम होगा। यानी वास्तव में यही क्या बनेगा और यही क्या बनेगा। और यहां पर संबंध क्या दिया हुआ है? ρ1 बराबर 8 ρ2। सहमत है इस बात से? अब यहां पर क्या हो गया कि और क्रमशः इनकी त्रिज्याएं भी कुछ अपने को दे रखी है, 1 और 2। तो 1 mm इसकी त्रिज्या है, 2 mm इसकी त्रिज्या है। वे एक श्यान माध्यम में विराम से गिरने के लिए बने हैं जिनके श्यानता गुणांक बराबर है। जिस भी द्रव में ये गिर रहे श्यानता गुणांक उसकी क्या है? बराबर। और जिसका घनत्व यानी द्रव के घनत्व को हम क्या लिखते थे? माध्यम के घनत्व को सिग्मा। ये सिग्मा कितना हो गया बेटा? 0.8 ρ2। तो उनके सीमांत वेगों का अनुपात होगा। अब मैं यहां पर अगर इसके लिए सीमांत वेग लिखता हूं, क्या लिखूंगा? सीमांत वेग VT1। तो क्या हो जाएगा बेटे? 2/9 नीचे ईटा, ये भी सेम है। एक हो गया R² और यहां पर हो जाता है रो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ρ1 है ना। और ρ1 को मैं क्या लिख सकता हूं? 8 ρ2 माइनस 0.1 ρ2 जी। देखने लायक बात यहां पर क्या है, जब इसके लिए भी ये वाला लिखूंगा तो यहां पर भी क्या होगा? ये 2/9 ईटा जी सब क्या होगा? सेम होगा। तो मैं अगर यहां से VT1 और VT2 का अनुपात लिखता हूं बेटा, तो एक तो R1 और साथ के साथ यहां पर क्या हो जाएगा? ऊपर क्या हो जाएगा? 8 ρ2 माइनस 0.1 ρ2 अपॉन यहां क्या हो जाएगा? ρ2 माइनस 0.1 ρ2। यही होगा ना। दूसरी वस्तु के लिए दूसरी वस्तु का घनत्व लिख देंगे ये वाला। ρ2 सब जगह कॉमन आके निकल लिया। R1 R2 में संबंध अपने को पता है 1/2 यानी 1/4। और यहां पर ये कटने के बाद हो जाएगा 7.9/0.9। अब यही आपको सॉल्व करना है। मैं पॉइंट से पॉइंट तो हटा ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा 79/36। पांचवे में यहां पर बोला है एक गेंद एक तरल पदार्थ में स्थिर वेग से सतह पर उठती है। जिसका घनत्व गेंद के पदार्थ के तुलना में 4 गुना है। ये तरल का घनत्व दे रखा है, राइट। उड़ती हुई गेंद पर लगने वाले घर्षण बल और उसके भार बल का अनुपात ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहां पर अपन ये देखेंगे कि ये गेंद किधर जा रही है? ऊपर।
घर्षण बल से क्या मतलब बेटा? विस्कस फोर्स है ना, द्रवों द्वारा लगाया गया घर्षण श्यान बल यहां पर अपना होता है। और ये गेंद किधर उठा रहे हैं अपन नियत वेग से, तो ये घर्षण बल श्यान बल किधर लगेगा, और इसके अलावा कौन सा भार बल यानी डब्ल्यू नीचे। दोनों का अनुपात अपने को बताना है। तो आप यहां पर सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा कि इस पर विस्कस फोर्स कितना लगेगा। इसके अलावा यहां पर बल कौन सा है, और उत्प्लावन बल एफ बी। तो हम यहां पर क्या लिख लेते हैं, हमें बताना क्या बेटा, घर्षण बल यानी एफ वी बटे भार बल डब्ल्यू, ये अनुपात बताना है। हम जानते नियत वेग से ऊपर उठ रही है यानी ऊपर के बल बराबर, तो मैं क्या लिख सकता हूं, एफ वी प्लस डब्ल्यू बराबर एफ बी। और एफ वी को मैं क्या लिख सकता हूं, एफ वी बराबर एफ बी माइनस डब्ल्यू। तो ये हो जाएगा एफ वी बटे डब्ल्यू, तो यहां भी बटे डब्ल्यू। तो ये क्या हो गया, उत्प्लावन बल बटे भार बल माइनस एक। कुल मिलाकर मुझे ये चीज सॉल्व करके बतानी है। अब उत्प्लावन बल क्या होता है बेटा, ये वस्तु का पूरा पूरा आयतन इस माध्यम में डूबा है ना, तो हम यहाँ पर उत्प्लावन बल के लिए किसका घनत्व लिखते हैं, माध्यम का। माध्यम के घनत्व के बारे में यहाँ पर क्या बोला है, गेंद के घनत्व की तुलना में चार का घनत्व, चार गुना। तो गेंद का घनत्व क्या मान लू, तो माध्यम का घनत्व 4 रो वी जी बटे रो वी जी माइनस टी। कोई बहुत बड़ी न गणित लग रही है, न कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्मूले की बात हो रही है। बस मेरा मतलब, मैंने जब इस सवाल को पहली ही बार पढ़ा होगा तो मैंने बस ये सोचा कि मुझसे पूछा क्या है। उसके बाद मुझे समझ आ गया कि यहां पर अगर मैं एफ वी के लिए फॉर्मूला जो होता है 6 पाई ईटा आर वी, अगर वो लगा देता तो मैं उलझ जाता। क्यों, क्योंकि ना मुझे ईटा पता है ना मुझे आर पता है। यहां आंसर में तो सीधा सीधा क्या आ रहा है, कुछ अनुपातिक मान आ रहे हैं, 1:2, 2:1। तो यानी कुछ ऐसी राशियां होंगी जो आपस में एक दूसरे से कट सकती होंगी। इसीलिए मेरे दिमाग में है कि मैंने चलो ठीक है, इस एफ को एफ से हटा के कहां ले चलते हैं, उत्प्लावन बल और भार बल पे। और जैसे उत्प्लावन बल और भार बल पे जाता हूं, मुझे पता है उत्प्लावन और भार बल दोनों फॉर्मूला वाइज क्या होते हैं, सेम। बस उत्प्लावन बल में माध्यम का घनत्व होता है और भार बल में वस्तु का घनत्व होता है। तो वहां से मुझे आइडिया लग गया कि लगभग यहां पर कट सकने वाली चीजें मुझे मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 9 में, क्वेश्चन 10 से 13 क्वेश्चन। हाँ, हवा में ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर गिरने वाली बूंद की त्रिज्या अपने को दे रखी है, सीमांत वेग अपने को दे रखा है, श्यानता अपने को दे रखी है। तो 6 पाई ईटा आर वी लगा लो बेटा। बूंद पर श्यान बल 6 पाई कांस्टेंट है, आर दिया हुआ है, ईटा दिया हुआ है ना। क्वेश्चन 10 में बोला है द्रव्यमान एम त्रिज्या आर की एक छोटी स्टील की गेंद श्यानता गुणांक ईटा के श्यान तरल में गुरुत्वाकर्षण के तहत गिर रही है। गुरुत्वाकर्षण के त्वरण का मान जी है, तो गेंद का सीमांत वेग कितना होगा। उछाल को अनदेखा करें। एक्चुअली यहां पर उछाल ना लिखकर यहां होगा उत्प्लावन बल को अनदेखा करें। ऊपर लग रहे उत्प्लावन बल को अनदेखा कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर उत्प्लावन बल अनदेखा हो जाता है और वस्तु किधर गिर रही है, किसके कारण, और ऊपर क्या लग रहा होगा, श्यान बल, इसको इसके बराबर कर दे, आपका काम हो जाएगा। फॉर्मूले दोनों के जानते हैं, बस बराबर कर दे, आपका काम तुरंत हो जाएगा। इसमें करेक्शन भी कर ले, उछाल नहीं है, उत्प्लावन बल को अनदेखा करें। क्वेश्चन 13 तक में, छोटी स्टील की गेंद 10 सेंटीमीटर की नियत गति से चाशनी में गिरती है। यदि स्टील की गेंद को उसके प्रभावी वजन से दोगुने बल के साथ ऊपर खींचा जाता है। इसके लिए इंग्लिश वाली देखनी पड़ेगी। ले भाई 1 मिनट जा यार बाहर।
इंग्लिश और हिंदी दोनों की ये वाली ईएलपी ले आ, फ्लूइड वाली। यहाँ पे शायद दिक्कत ही हो सकती है, प्रभावी वजन। एक तो होता है प्रभावी वजन, जिसको आप क्या लिखते हैं बेटा, mg माइनस एफ बी। और अब ये प्रभावी वजन कह रहा है, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा। 11 के बाद बता दें, 11 के बाद 12 13 में कोई डाउट? तो ये गेंद नीचे गिर रही है, और अपन इसको नीचे गिरने के बजाय किधर ले जा रहे हैं, ऊपर की ओर खींच रहे हैं। ऊपर की ओर खींच रहे हैं तो कुछ बल लगा रहे होंगे। और प्रभावी वजन तो छोड़े, पहले मैं यहाँ पर नीचे क्या लगा दूं, डब्ल्यू। ये यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, ऊपर की ओर अगर गति कराऊंगा तो श्यान बल भी नीचे आ जाएगा। क्वेश्चन 11, steel ball falls through a syrup at a constant speed of 10. If the steel ball is pulled upward with equal force, twice of its effective weight. एक तो इसकी टर्मिनल वेलोसिटी दी हुई है बेटा, कि टर्मिनल वेलोसिटी अपने पास है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसमें कहा जा रहा है कि इसके इफेक्टिव वेट के दोगुने बल से अगर अपन इसको ऊपर पुल करते हैं, यहां पर इफेक्टिव वेट अपन क्या लिख देते हैं, अगर जब ये सीधा सीधा ये बल नहीं लग रहा, ये वस्तु नीचे फॉल हो रही होती, तो इफेक्टिव वेट हमारा डब्ल्यू अपेरेंट जो बन जाएगा, वो बन जाएगा एफ बी माइनस एफ बी, एफ बी माइनस एफ बी। नहीं, उसमें उल्टा है, वो सिचुएशन अलग है। यहाँ पर हो जाएगा कि अगर ये वस्तु नीचे की ओर गिरती है, तो श्यान बल इसमें लगेगा ऊपर, और उत्प्लावन बल भी लगेगा ऊपर, और इफेक्टिव वेट क्या हो जाएगा, एफ वी। कुछ ये होना चाहिए भाई इसमें तो, इफेक्टिव वेट एम जी माइनस एफ वी प्लस एफ वी। और अगर इसका दोगुना वेट अपन लगा रहे हैं ऊपर की ओर, छोड़ो इसके वर्ड्स में देख लूंगा यार, ज्यादा उलझते नहीं है, क्योंकि मेरे को इफेक्टिव वेट वाली बात अभी भी हजम नहीं हो रही है इसका। ये एक्चुअल वेट होना चाहिए वैसे, देख लेते हैं बाद में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। हमने कहाँ तक किया था, कुछ क्वेश्चंस अपन कर रहे थे स्टॉक्स लॉ वगैरह पर। स्टॉक्स लॉ में बिल्कुल आखिरी सवाल कौन सा था, बारिश। 160 जिसका आंसर था, हाँ ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन लिखेंगे अगला।
एक श्यान द्रव में एक श्यान द्रव में एक श्यान द्रव में आर त्रिज्या का छोटा गोला, एक श्यान द्रव में आर त्रिज्या का छोटा गोला विराम से गिरता है। आर त्रिज्या का छोटा गोला विराम से गिरता है। श्यान बल के कारण श्यान बल के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, क्योंकि ये काम फ्रिक्शन के जैसे ही करता है ना, और फ्रिक्शन के कारण भी जो कार्य होता है वो ऊष्मा में बदल जाता है। तो यहां पर भी श्यान बल से ऊष्मा उत्पन्न होती है जब यह गोला सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है। जब यह गोला सीमांत वेग प्राप्त कर लेता है तब उत्पन्न ऊष्मा त्रिज्या आर की किस घात के समानुपाती होगी? उत्पन्न ऊष्मा त्रिज्या आर के किस घात के समानुपाती होगी? तो चलिए यहां पर हम बात बढ़ाते हैं। इसमें थोड़ा करेक्शन करो। उत्पन्न ऊष्मा की दर उत्पन्न ऊष्मा की दर उत्पन्न ऊष्मा को अगर मैं यहां पर लिख लेता हूं h से, और उत्पन्न ऊष्मा की दर हो गई किसी डेल्टा समय में उत्पन्न जितनी भी वहां से हमने ऊष्मा देखी है। तो डेल्टा एच बाई डेल्टा टी कह दे या एच बाई डेल्टा टी अपन कह दे, और उत्पन्न ऊष्मा उतनी ही होगी जितना वहां पर उस श्यान बल के द्वारा कार्य होगा। तो हम इसे डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी भी कह सकते हैं। और डेल्टा डब्ल्यू बाई डेल्टा टी यानी कार्य करने की दर, श्यान बल द्वारा कार्य करने की दर, और इसे ही क्या कहते हैं? शक्ति। उत्पन्न उस श्यान बल के द्वारा कार्य करने की दर, और उसी को क्या कह देंगे? शक्ति। किसकी? उस श्यान बल की शक्ति। और शक्ति यहां पर क्या होती है बेटे? एफ इंटू वी। यानी कुल मिलाकर मुझसे पूछा है कि उस श्यान बल की शक्ति कितनी होगी, क्या होगी, कब? जब सीमांत वेग प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से आप बताइए कि जो बल है, जो श्यान बल यहां पर लग रहा है, वो कितना लग रहा होता है? 6 पाई ईटा आर वी। वी भी कौन सा? जब सीमांत वेग प्राप्त हो चुका है। और यहां पर एक और वी। ये सारी चीजें वहां पर नियत है। जब वो गिर रही है, गिरते समय उसकी जो हीट ऊष्मा उत्पन्न करने की दर है, वो यहां पर वेग के साथ बदल रही है, क्योंकि यहां पर उस वस्तु की ना त्रिज्या बदल रही है, ना ईटा बदल रहा है उस द्रव का। कुल मिलाकर यहां वीटी के साथ बदलती, ये कुछ ऐसा संबंध है, इंटू आर, है ना। रेडियस छोटी बड़ी हम जो भी जैसी भी लेंगे, ये यहां पर हमने इंटू आर लिख ली। और कुल मिलाकर यहां पर मुझे बताइए कि अगर बाकी सारी परिस्थितियां समान हो तो श्यान बल को हमने क्या लिखा था? आर स्क्वायर के समानुपाती हमने लिखा था। कुछ वीटी जो है वो आर स्क्वायर के समानुपाती, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए। तो टर्मिनल वेलोसिटी के लिए आर स्क्वायर बाहर, ये वाला स्क्वायर गुणा आर। तो कितने आर हो गए? आर की घात 5। ये वीटी आर स्क्वायर के समानुपाती होता है, ये हम लास्ट क्लास में बात कर चुके थे।
देखिएगा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर कोई वस्तु को विराम से हमने किसी श्यान द्रव में गिराया है, श्यान द्रव में गिराने से हमने देखा कि उस पर ऊपर की ओर एक तो उत्प्लावन बल लगता है और एक श्यान बल लगता है। और श्यान बल ऐसा बल होता है, जैसे नीचे गिरेगा वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा, श्यान बल भी बढ़ेगा। और एक क्षण ऐसा आ जाता है जब क्या हो जाते हैं, ऊपर के बल बराबर। तो यहां से हम क्या कहते हैं कि शुरुआत में वेग बढ़ेगा, पर धीरे 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 वेग के बढ़ने की दर क्या होती जाएगी, और अंततः यहाँ वेग क्या हो जाएगा, नियत। उसी को क्या कहते हैं, सीमांत वेग। इसके बाद कुछ भी हो, कितना भी समय और कितनी भी दूरी वो वस्तु चल ले, कितनी ही गिर ले, वो वेग यहाँ पर नियत हो जाता है। जैसे हमने बारिश वाले सवालों में भी ऐसी बात की, एक वेग फिक्स हो जाता है, सीमांत वेग। ये ग्राफ भी बना ले। यार टर्बुलेंट को अपन ने क्या लिखा था हिंदी में, भंवर नहीं लिखा था, अशांत, हाँ। चलिए मैं कुछ बातें यहाँ पे, ये रेनॉल्ड्स नंबर है। जब लिक्विड कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है तो कुछ चीजों को समझाने के लिए इस रेनॉल्ड्स नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ज्यादा साफ सुथरी चीज नहीं है ये,
साफ सुथरी इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि ये रेनॉल्ड्स नंबर से हमें, या रेनॉल्ड्स नंबर निकालने के लिए बहुत कोई ऐसा फॉर्मूला दिया है जिसको प्रूव किया जा सके या कुछ ऐसा। साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे वो पेन भी आता है। अरे रेनॉल्ड का पेन आता है भाई। तो कुछ वैसी ही कहानी है, और उन्होंने बताना चाहा कि कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है, और कोई द्रव प्रवाहित हो रहा है, तो मैंने एक बार शुरुआत में बताया था कि कब वो सतत प्रवाह होगा, स्ट्रीमलाइन, कब वो टर्बुलेंट फ्लो होगा। फिर मैंने कहा था कि एक वेग होता है, अगर उस वेग से कम की सीमा में हमारा द्रव प्रवाहित हो रहा है तो हमें सतत प्रवाह वहां होता नजर आएगा। पर अगर वहां पर उस वेग से ज्यादा वेग हो जाता है तो वहां पर असतत अशांत प्रवाह नजर आएगा। पर सिर्फ वेग घटक नहीं है, और भी कई सारे घटक हैं। उस वेग, उस प्रवाह के रास्ते में कितना एक ऑब्स्टिकल, कोई भी वस्तु आ गई, जैसे नदी बह रही है बीच में पत्थर आ गया, उसके कारण भी हमें पता है कि वो प्रवाह सतत या अशांत प्रवाह में बदल जाता है। हम जानते बड़ी सी चट्टान आ जाती है तो वहां पर भंवरे भंवरे बनने लग जाती है, ऐसे असतत प्रवाह में वो बदल जाता है। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं लगाना है, मेरी सलाह ये है। कुछ ऐसा होता है आरी, जड़त्वीय बल, वैसे भी ये सब चीजें मुझे लगता नहीं है कि ये सिलेबस का पार्ट रही होंगी परिवर्तित सिलेबस। सेफली हम यहाँ पर फॉर्मूला देख लेते हैं। आर ई, आर ई मतलब रेनॉल्ड्स नंबर। यह एक विमाहीन संख्या है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो राशि है, जो भौतिक राशि है, नीचे भी वही भौतिक राशि है। ऊपर है जड़त्वीय बल प्रति एकांक क्षेत्रफल, नीचे है श्यान बल प्रति एकांक क्षेत्रफल। क्या होता है, कैसे होता है, इसकी कोई एक्चुअल फील की हम बात नहीं कर रहे, मैं सिंपल बात समझा रहा हूं। ये कुछ फॉर्मूला है, बस आपको ये ध्यान रखना है। रॉ, जो भी द्रव बह रहा है उसका घनत्व, वी जिस वेग से बह रहा है वो, आर, आर यहां पर हो जाता है बेटा कि जैसे कोई ऑब्स्टिकल आ गया, उसकी विमा की हम बात कर ले। ऑब्स्टिकल मतलब जो भी कोई चीज वहां पर बीच में आ गई, उसकी विमा की बात कर ले। आर का बहुत कोई क्लियर आइडिया नहीं है, अलग अलग प्रवाहों में आर की अलग अलग चीजें चलेगी। जैसे डी, यहाँ पर डी भी इस्तेमाल कर लेते कुछ जगहों पर, आप देखेंगे। तो आर को मैं ज्यादा डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ घनत्व की, वेग की, और ईटा की। ईटा है श्यानता गुणांक। अब क्या होता है, सिर्फ आपसे क्या पूछा जाएगा, जैसे मॉड्यूल में सवाल है और वहां पर क्या पूछा जाएगा कि कोई द्रव जो फ्लो हो रहा है वो सतत प्रवाह है या वो अशांत प्रवाह है। और वो क्या करेगा, आपको ये चारों वैल्यू दे देगा, सीधी खुद ही दे देगा, वो आपसे ज्यादा दिमाग नहीं लगवाएगा। आप इन चारों वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे और मान लो आपकी वैल्यू आती कितनी, तो क्या कहेंगे, यही वैल्यू अगर आ जाती कितनी, तो आप कहेंगे कि जब ये चीज 1000 से 2000 के बीच में जब आ जाती है तो उस परिस्थिति में आप बहुत क्लियर नहीं कह पाएंगे कि वो सतत प्रवाह है या अशांत प्रवाह है। हाँ, 1000 से कम है तो, 2000 से ज्यादा है तो, और 1000 से 2000 है, उस बीच में यहां पर क्या कहा गया, उन वैज्ञानिक द्वारा ये कहा गया कि 1000 से 2000 की रेंज में आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये पूर्णतः सतत प्रवाह है या पूर्णतः अशांत प्रवाह। ये फेज ट्रांजिशन का दौर है। मतलब इस आर ई का मान अगर इस रेंज में कुछ आता है, इसका मतलब वो जो द्रव, जो भी प्रवाहित हो रहा द्रव है, वो सतत प्रवाह से किस प्रवाह में कन्वर्ट होना चाह रहा है। यानी वहां पर अगर इस मान को 1800 से जैसे ही बढ़ाकर 2000 कर दिया जाएगा तो ये कंप्लीटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अशांत प्रवाह में। यानी इस रेंज में हम बहुत ज्यादा क्लियर आइडिया नहीं बता पाएंगे कि वो कैसा है। हम हाँ ये कहेंगे कि ये मैं पूर्णतः सतत प्रवाह नहीं कह सकता, मैं कहूंगा कि ये इस सतत प्रवाह से परिवर्तित होकर अशांत प्रवाह में परिवर्तित होने वाली धारा को व्यक्त कर रहा है, जिसको कहते हैं फेज ट्रांजिशन फेज। ठीक है, तो आप यहां पर इसको कुछ ऐसा लिख लें, ये लिख लें, और इसके लिए लिख लेंगे यहां पर एज इट इज सेम, ऐसा कैसा लिख लें, इसके लिए यहां पर लिख लेंगे आर ई का मान
1000 से 2000 के बीच, 1000 से 2000 के बीच होने पर, आर का मान 1000 से 2000 के बीच होने पर प्रवाह की प्रकृति सतत प्रवाह से अशांत प्रवाह में परिवर्तन के दौर को व्यक्त करती है। परिवर्तन के दौर को व्यक्त करती है। नोट लगा के लिख ले। सतत प्रवाह के लिए उचित द्रव के गुणों में, उचित द्रव के गुण, सतत प्रवाह के लिए उचित द्रव के गुण क्या क्या होंगे? घनत्व कम व अधिक श्यानता, कम घनत्व व अधिक श्यानता होनी चाहिए। कम घनत्व व अधिक श्यानता होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी द्रव जिसका घनत्व कम श्यानता अधिक है तो वो बहुत सतत रूप से प्रवाहित हो सकता है। ये स्टेटमेंट पर आधारित सवाल मिलेंगे। आप जब मॉड्यूल देखेंगे तो आपको यही चीजें सारी मिलेंगी। फिलहाल यहां से आगे बढ़ते हैं। इस पर कोई न्यूमेरिकल वगैरह की ज्यादा कोई लोचा नहीं है, थ्योरेटिकल पार्ट है। थोड़ी सी बात और आगे बढ़ाते हैं यहां पर। पॉइजुली फॉर्मूला हिंदी में भी बिल्कुल इसी तरीके से पॉइजुली करके आपको लिखना पड़ेगा, तो बेहतर है इंग्लिश में ही लिख लें। पॉइजुली क्या? तो पॉइजुली है भाई, जुली होता है, ये हिंदी में जू लिख दिया, उसके नीचे बिंदी लगनी चाहिए। तू तो बेहतर समझता है इन चीजों को, है ना? तो यहां पर पॉइजुली का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, इस बात को समझिएगा बेटा, कि जब किसी कैपिलरी, कैपिलरी को हिंदी में अपन कहते हैं केश नली, केश नली, सिंपल सी बात है, बहुत पतली महीन नलिकाओं को हम कैपिलरी या केश नलिकाएं कहते हैं। तो कैपिलरी कुछ ऐसे हैं, और इसमें कहा जाता है कि यहां से किन्हीं दो बिंदुओं ए व बी की मैं बात करना चाह रहा हूं, और ए व बी जो दो बिंदु है उनके बीच की उस नलिका में दूरी क्या है? एल। इस नलिका की त्रिज्या क्या है? आर। और इन दोनों बिंदुओं के बीच में जो दाबांतर है वो है क्या है? डेल्टा पी। इन दो बिंदुओं के बीच में दाबांतर। तो यहां पर पॉइजुली फॉर्मूला क्या कहता है? पॉइजुली फॉर्मूला कहता है कि जब इस प्रकार से दो बिंदुओं के बीच में दाबांतर है। अच्छा, एक चीज आप जानते होंगे बेटा बेहतर, कि जब हम किसी तार में, किसी एक वायर में धारा प्रवाह की बात करते हैं, तो किन्हीं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक धारा प्रवाहित होने के लिए हम ये किस पर निर्भर करते हैं कि कितनी धारा प्रवाहित हो रही होगी? उनके विभवांतर। उन दो बिंदुओं के बीच बिल्कुल सेम काम यहां कौन करेगा? दाबांतर। धारा उच्च विभव से, द्रव भी उच्च दाब से, हाँ कि ना? वही सेम टू सेम चीज यहां पर है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि दो बिंदुओं के बीच में अगर दाबांतर कितना है, उनके बीच की दूरी और इस त्रिज्या की, इसकी त्रिज्या है, तो इसमें प्रवाहित द्रव,
प्रवाहित होने वाले द्रव की दर, या इसको अपन कहते हैं द्रव प्रवाह की दर, जिसे हम लिखते हैं Q से। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ऊपर हो गया अपना पाई, यहां पर अपने को लिखना है, सॉरी डेल्टा पी ही लिख लेते हैं इस दाबांतर को। ये हो गया आर की पावर 4 और ये हो गया 8 ईटा और ये हो गया एल। द्रव प्रवाह की दर इन सब चीजों पर यहां अपने को निर्भर करती नजर आती है। तो मेरा यहां से तुलना कुछ अगर मैं करना चाहता हूं तो मैं कह रहा हूं कि इसको आप किसकी तरह देखेंगे, विभवांतर की तरह। द्रव प्रवाह की दर को किसकी तरह देखेंगे, धारा की तरह। तो बेटा होता क्या है, V बराबर आई आर। तो यहां पर जब इस केश नलिका में प्रवाहित द्रव के लिए अगर मुझे निकालना हो क्या, रेजिस्टेंस, मतलब हिंदी में प्रतिरोध, तो यहां पर अगर प्रतिरोध निकालना है तो मैं V की जगह किसको देख रहा हूं बेटा, डेल्टा P को। I की जगह किसको देख रहा हूं, R Q को। तो अगर मैं यहाँ पर प्रतिरोध कुछ यहाँ पर पूछना चाहता हूं कि केश नलिका में प्रवाहित द्रव में प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध कैसे निकाला जाएगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें कि एक तरफ है V बराबर आई आर, आई वो हो गया और R क्या हो जाएगा, तो R बराबर क्या लिख दिया जाएगा बेटा, 8 ईटा एल अपॉन पाई आर की घात 4, आया ना। V बराबर आई आर, इसका गुणांक कौन है, जो यहां से उधर चला गया, यहां से ऊपर क्या गया, अरे यूं समझ लो ना बेटा, डेल्टा पी बराबर क्यू इंटू 8 ईटा एल अपॉन पाई आर की घात, ये क्या है, V बराबर आई, ये क्या हो गया R। तो R का मान यहां पर ये पूरा हो गया, यानी प्रवाह में प्रतिरोध। याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई बहुत तगड़ी चीजें नहीं है। इनको लिख लो पहले, तो एक सवाल यहाँ पर मैं करवा देता हूँ, हाँ चलो मैं खुद ही बता देता हूँ कि जैसे मान लो यहाँ पर इस तरीके का सवाल पूछा जाएगा, एक केस नली ये है, फिर इस केस नली में यहाँ पर इस तरीके से एक दूसरी केस नली आ गई, इस केस नली की लंबाई है डेल्टा L1, इस वाली केस नली की लंबाई है, या डेल्टा L1 के बजाय L1 ही लिख लेते हैं, यहाँ है L2, इसकी त्रिज्या लिख देता हूं R1, इसकी त्रिज्या लिख देता हूं R2, और क्या चाहिए अपने को, ईटा तो सेम ही है। अब अपने को यहां पर कहा है कि जब यहां से द्रव प्रवाहित होगा तो इसके द्रव प्रवाहित होने में इसके दोनों सिरों पर जो दाबांतर है उसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा P1, और इसके दोनों सिरों पर जो दाबांतर है उसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा P2, और मुझसे कहा गया कि डेल्टा P1 बटे डेल्टा P2 ज्ञात करो। अब आप गौर से समझिए बेटा, डेल्टा P1 और डेल्टा P2 अगर आपको ज्ञात करना है तो समझिएगा, इस केश नली में प्रवाहित द्रव, जब हमने सांतत्य समीकरण की बात की थी तो हमने क्या कहा था कि जितना द्रव आएगा उतना, यानी यहां पर द्रव प्रवाह की दर और यहां द्रव प्रवाह की दर सेम, यानी A1V1 बराबर, तो यहां भी वो A1V1 और यहां भी वो A2V2 क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी द्रव प्रवाह की दर क्या रहेगी, सेम, उसी को हमने फिलहाल क्या लिखा है, Q, हाँ के ना। तो यहाँ Q और यहाँ Q का मान क्या होगा, सेम। तो मैं लिख देता हूं इस वाली ट्यूब में Q1 बराबर दूसरी वाली ट्यूब में Q2, और Q का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है, पाई डेल्टा P1 R की घात या R1 की घात 4 बटे 8 ईटा L1 इज इक्वल टू पाई डेल्टा P2 R2 की घात 4 अपॉन 8 ईटा L2। अब ये पाई से पाई कट गया, 8 ईटा से 8 ईटा कट गया, आपको निकालना क्या है, डेल्टा P1 बटे डेल्टा P2, और ये मान कितना हो जाएगा, L1 बटे
L2, और ये हो जाएगा R2/की घात 4। ये अपना इस तरीके से आंसर आएगा। बढ़े आगे। इस पे जो 2-3 सवाल मैंने छुड़वाए थे वो है, वो आप देख लेना। तो हम आगे बढ़ाते हैं बात। और पृष्ठ तनाव हमारा नया कंटेंट है आगे। पृष्ठ तनाव, यहां पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बातें अब रहेंगी पृष्ठ तनाव में। ये वाली उतनी मजेदार बातें होती नहीं है। पृष्ठ तनाव होता क्या है, किस तरीके से चीजें होती है, उसके लिए कहानी मैं आपको समझाता हूं। आपने मूवीज वगैरह में जरूर कभी ना कभी देखा होगा कि जैसे कोई लोकल ट्रेन होती है, लोकल जैसे मुंबई लोकल हो गई, वैसे स्टेशन पे रुकती है और भयंकर भीड़ खचाखच भरती है। मेट्रोज में तो क्या होता है, गेट होते हैं। मुंबई लोकल में गेट भी नहीं होता है। मतलब जो जहां से एंट्रेंस होती है वहां कोई दरवाजा नहीं होता है, और फिर लोग खचाखच भर जाते हैं। और जो अंत में जो आदमी घुसता है ना, उसकी हालत वही जानता है कि वो आधे पौने घंटे उस ट्रेन में कैसे यात्रा करता है। 1 सेकंड के लिए हाथ अगर उसने छोड़ा, किसके कारण? भीड़ के कारण, भीड़ के कारण लगने वाले बल के कारण। किधर जा निकलेगा वो? बाहर। वापस से सुनते हैं। ट्रेन, ट्रेन रुकी, लोगों ने अंदर उसमें आना घुसना शुरू किया।
और एक बार जैसे ही जो आदमी अंदर घुसा, ये उसका बिल्कुल ये वाला दरवाजा है जहां से लोग आ रहे हैं। एक बार जो आदमी आया और जो अंदर यहां घुस गया, अंदर यहां घुस गया, उसके लिए फायदा क्या है? उसके चारों तरफ क्या है? भीड़, इधर से इधर से इधर से सब तरफ से धक्का लगेगा। एक बार वो सेट हो गया, उसे कोई दिक्कत। जो इस गेट से बिल्कुल नजदीक वाले हैं, नजदीकी परत जो है, उस नजदीकी परत के सामने संघर्ष क्या है कि उधर से बल लगाने वाला और इधर से बल लगाने वाले। तो अगर उसे वहां टिके रहना है तो उसे अंदर की ओर खुद को पकड़े खींचे रखना पड़ेगा किसी पाइप वगैरह की मदद से, बिल्कुल टाइट। यही चीज यहां पर द्रवों के साथ होती है बेटा। द्रवों के साथ क्या होता है कि जैसे एक पात्र आपके सामने है, इस पात्र में मैं बना रहा हूं, ये है सबसे ऊपरी लेयर। इस सबसे ऊपरी लेयर के लिए हम यहां पर अलग अलग जगहों पर कुछ मॉलिक्यूल डिस्कस करते हैं। इसको समझाने का जो टेंडेंसी नेचर है वो कुछ ऐसा है कि हम यहां पर एक मॉलिक्यूल लेते हैं और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल आपस में बल लगाते हैं। जैसे कि द्रव्यमान द्रव्यमान पर बल लगाता है, क्या कहते हैं उससे? गुरुत्वीय बल। वैसे ही मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल भी इंटर मॉलिक्यूलर बल एक दूसरे पर लगाते हैं, आकर्षण प्रतिकर्षण प्रकृति के, वो कुछ भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। और जो वो बल लगाते हैं गुरुत्वीय बल के लिए, तो क्या होता है बेटा कि आप कितना ही दूर चले जाएं, एक ग्रह दूसरे ग्रह से कितना ही दूर चला जाए, सूर्य से हम इतने ही दूर हैं, उस दूरी के होने के बावजूद भी सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल हम पे लग रहा है। पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, अंतराणविक जो बल होते हैं, वो अंतराणविक बल बहुत एक निम्न परास में लगते हैं, 10⁻⁹ मीटर की रेंज के अंदर ही काम करते हैं। इस 10⁻⁹ से अगर दूर, इतना नहीं होता 10⁻⁹, मैं समझा रहा हूं, 10⁻⁹ से दूर अगर कोई एक मॉलिक्यूल यहां है और ये यहां है, तो ये इस एक दूसरे को बहुत ही नगण्य बल से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर ये दो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे को प्रभावित करना है तो इसको 10⁻⁹ रेंज के अंदर रहना पड़ेगा। तो क्या होता है बेटा कि जैसे ये कोई एक रैंडम मॉलिक्यूल है जिसका नाम हम दे देते हैं ए, और यहां मैंने एक ऐसी 10⁻⁹ इतना बड़ा होता नहीं पर फिर भी मैं समझा रहा हूं कि ये इसके गोले गोले में इतनी गोलाई है 10⁻⁻, ये इतनी गोलाई में इसके आसपास जो मौजूद दूसरे कण होंगे, ये इनके द्वारा क्या फील कर रहा होगा बेटा? बल। इस पर इधर भी बल लग रहा होगा, हाँ के ना? और इधर भी और इधर भी और इधर भी और इधर भी और इधर भी, हर दिशा में बल लग रहा है कि नहीं? क्या हर दिशा में इसके चारों ओर कोई ना कोई मॉलिक्यूल है कि नहीं? और जैसा मैंने कहा कि ट्रेन में जो एक बार अंदर आ गया उसको हर तरफ से बराबर धक्का लगेगा, तो उसको कुछ नहीं करना, वो बस ऐसा करके खड़ा हो जाएगा। मान लो कितना धक्का मारना, ही विल फील सेफ, न्यूट्रलाइज। तो बिल्कुल यहां पर ये जो है ये न्यूट्रलाइज है, इसको किसी ऊर्जा की किसी बल की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर यहां पर इस जगह पर एकदम यहां पर कोई मॉलिक्यूल है बी, इसके साथ भी यही है कि मैंने बिल्कुल परत से सटाते हुए इसको इतनी कितनी गहराई पर बनाने की कोशिश की बेटा मैंने? इस त्रिज्या के। इसके साथ यहां पर भी क्या होंगे? ढेर सारे, ये भी इस पर क्या कर रहे होंगे? हर दिशा में। इस पर भी कुल बल, इस पर भी कुल बल जीरो। और अगर कोई मॉलिक्यूल यहां पर मौजूद है, सी नाम दे देता हूं, बिल्कुल सतह पर, तो यहां पर जो मॉलिक्यूल है वो किधर है? सिर्फ, अरे हाँ ना, ऊपर हवा। तो यहां पर इस पर किधर बल लगेंगे? नीचे। और नीचे बल लगेंगे तो इसको, जैसे ट्रेन में मैंने बताया कि अगर वो उस पर सारे बल किधर लगते हैं? दरवाजे से बाहर की ओर, क्योंकि उस तरफ कोई नहीं है और सब इधर से क्या कर रहे हैं? धक्का दे रहे हैं। और यहां पर क्या है? सब इधर से क्या कर रहे हैं? नीचे से खींच रहे हैं। तो इस पर कुल बल किधर की तरफ है?
और इसका मतलब यह है कि जब ये यहां पर मौजूद रहेगा तो इस पर कुल बल नीचे लगेंगे, तो ये कहां चलकर आना चाहेगा? नीचे। अब ये नीचे आना चाहेगा, इसके नजदीक वाला उस पर भी कुल बल किधर है? नीचे। सब नीचे आना चाहेंगे। सतह पे कौन रहना चाहेगा? ट्रेन के दरवाजे पर कौन रहना चाहता है? कोई नहीं। यहां पर सतह पे कौन रहना चाहता है? कोई नहीं। पर आप जानते हैं द्रव है तो द्रव है तो कहीं ना कहीं अंत होगा, और कहीं ना कहीं अंत होगा तो सतह जरूर बनानी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि द्रव है पर उसकी कोई सतह ही नहीं है। समझ रहे बात को? सतह पर किसी न किसी को भेजा जाएगा, और कौन काम करेगा? ये द्रव, ये डिसाइड करेगा कि देखो भाई लोग, क्लास में इतने सारे लोग हैं, पर अपने को फर्स्ट बेंच पे किसी न किसी को तो बैठना पड़ेगा। बिल्कुल वैसी चीज यहां पर हो जाती है, और यहां वो द्रव फर्स्ट बेंच पर बैठने वालों को देता है पैसा। क्या देता है? ताकि कोई ना कोई आए और उस फर्स्ट बेंच पर बैठ जाए। बिल्कुल वैसे यहां पर ये द्रव उन सब टॉप लेयर वाले मॉलिक्यूल्स को क्या देती है? एनर्जी। क्या देती है? एनर्जी, ताकि मॉलिक्यूल्स जाएं अपनी इच्छा से और वहां उस टॉप सरफेस पर जम जाएं। पर नेचर का साथ में एक रूल और चलता है साथ के साथ, कि प्रत्येक निकाय अपनी ऊर्जा को क्या करना चाहता है? कम, मिनिमाइज रखना चाहता है। स्थितिज ऊर्जा को क्या रखना चाहता है बेटा? मिनिमाइज, मिनिमम। सभी के सभी निकाय अपनी स्थितिज ऊर्जा को न्यूनतम रखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है? जितनी न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा उतना अधिक स्थायित्व। और इसीलिए यहां पर जितने लोगों को यहां ऊपर की परत पर बैठने के लिए पैसा मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, वो लोग क्या होंगे? कम से कम संख्या में। मतलब ऐसा नहीं होगा कि वहां पर 10 लोगों से काम चल जाएगा और ये कह देगा कि जाओ 20 लोग चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठा रहना। ऐसे टाइम पास वाला काम नहीं चलता। नेचर इस चीज को फॉलो नहीं करता। न्यूनतम ऊर्जा खर्च करते हुए वो अधिकतम स्थायित्व प्राप्त करने की अवस्था चाहता है। और इसीलिए यहां पर क्या होता है कि यहां कम से कम मॉलिक्यूल्स के साथ एक सतह बनाने का काम शुरू होता है। और जब कम से कम मॉलिक्यूल्स के साथ सतह बनाने की बात करते हैं तो वहां पर मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के साथ सबसे अधिक गैप पर होंगे। हाँ कि ना? अरे होंगे ना भैया। जितने अधिकतम संभव गैप पर हो सकते हैं, वो सबसे अधिकतम संभव गैप पर एक दूसरे के साथ मेंटेन रहेंगे। और इस वजह से किसी भी द्रव की ऊपरी सतह कैसी नजर आती है? खिंची सी नजर, तनी सी नजर आती है, तनाव वहां पर नजर आता है। यानी उस सतह पर 10 लोग काम कर सकते हैं तो 10 ही रहेंगे, 10 मॉलिक्यूल ही रहेंगे। जैसे यहां से यहां के लिए अगर मैं कह दूं सब लोग एक दूसरे के हाथ पकड़ के वहां से वहां तक लाइन बनाओ, तो आप क्या करेंगे? ऐसा करेंगे ना। अब वो काम कितने लोगों ने कर दिया? 10। और आप जानते हैं अगर 11वां आदमी आ जाएगा तो हाथ क्या कर सकता हूं मैं? ढीले। पर आप भी जानते हैं 11वां लाना नेचर अलाउ। नेचर क्या चाहता है? न्यूनतम ऊर्जा खर्च करके अधिकतम स्थायित्व के साथ कोई काम को करना चाहता है। तो प्रकृति यानी ये द्रव क्या चाहता है? 10 ही लोग रहे। और 10 ही लोग रहने के लिए ये सतह क्या हो जाएगी? खिंची हुई सी हो जाएगी। और इसीलिए किसी भी द्रव की सतह पर, किसी भी द्रव की सतह पर एक नया गुण पाया जाता है। उसी गुण को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। सिंपल से लॉजिक में फिर से बताता हूं। जब हम जब हम किसी भी द्रव या किसी भी मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले बलों की बात करते हैं, जब हम किसी भी द्रव या किन्हीं भी मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले बलों की बात करते हैं, तो हम यहां पर क्या कहते हैं कि बल दो प्रकृति के हम वहां पर देखते हैं। अणुओं के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में दो प्रकार के बलों की हम बात करते हैं। पहला कोहेसिव फोर्स, हिंदी में कहते हैं ससंजक बल। इसका मतलब यह होता है कि समान प्रकार के पदार्थ में, जैसे हवा है, हवा है तो हवा और हवा के उस अणु के बीच में लगने वाला बल। पानी है तो पानी और पानी के बीच में लगने वाला बल। तो समान प्रकार की जो पदार्थ है, समान पदार्थ में
मौजूद जो अणु है उनके बीच में लगने वाले बलों को हम यहां पर ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स कहते हैं। जैसे हम कहते हैं H2O के बीच बल। और दूसरा एक बल होता है जिसे अपन कहते हैं एडेसिव फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? आसंजक बल। आसंजक बल का मतलब हो जाएगा कि जैसे यहां पर ये अपना ग्लास रखा हुआ है, ग्लास में पानी भर दिया, तो अब ग्लास की सतह और पानी के बीच में लगने वाला बल, वो ग्लास स्टील का हो सकता है, कांच का हो सकता है, जो भी हो, तो वहां पर हम ये कहते हैं कि अलग अलग, जैसे ग्लास व पानी के बीच बल। तो हमने यहां पर क्या कहा कि जब यहां दो प्रकार के बल हैं तो इनमें से जो कोहेसिव फोर्स होता है, जो ससंजक बल होते हैं, इन ससंजक बलों के कारण उसी पानी के ही अणु आपस में एक दूसरे को खींच रहे होते हैं, और उस ससंजक बल प्रकृति के कारण अपने को यहां पर सतह खिंची सी नजर आती है, और उस खिंची सी सतह को ही हम यहां पर क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। बात वापस से मैं क्लियर कर देता हूं, इसकी रेंज कितनी होती है, यानी ये जो पृष्ठ तनाव की आभास है, ये पृष्ठ तनाव का आभास 10 की घात -9 मीटर की एक लेयर बनती है, सिर्फ उसी में होगा। जब उससे गहराई पर हम चले जाएंगे तो वहां, जैसे इससे नीचे, जैसे यहां तक की मैं बात कर रहा हूं, यहां से नीचे अगर मैं चला जाऊंगा तो यहां अंदर पृष्ठ तनाव जैसी कोई बात नहीं होगी। ये खिंचाव कहां पर हो रहा है? सिर्फ सतह, और सतह से हल्के से नीचे कणों पर, क्योंकि यहां भी लड़ाई है बेटा, यहां भी तो लड़ाई है ना, क्योंकि यहां पर भी जब मैं गोला बनाता हूं तो ऊपर का बल ज्यादा मिलता है या नीचे का बल? नीचे का बल ऊपर। यहां पर इन बलों को कैंसिल करने के लिए यहां पर कोई मौजूद, तो कुल मिलाकर यहां पर जो ये बल लगने की जो ये परत होती है, ये 10 की घात -9 मीटर रेंज में होती है। यानी पृष्ठ तनाव सतह पर, बिल्कुल सतह पर एक बहुत महीन परत के रूप में मौजूद होता है किसी भी द्रव में। और उसका मुख्य कारण क्या है? द्रव द्रव के अणुओं के बीच में लगने वाला बल, यानी ससंजक बलों के कारण किसी भी द्रव की सतह पर जो प्रकृति उपलब्ध होती है, जो बल उपलब्ध होता है, उसे हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। इसको परिभाषित या इसको ढूंढते कैसे, होता क्या है, ये कैसे लगता है? तो बेटा आप ये समझिए कि यहां पर हमने एक पात्र लिया इस प्रकार से, और पात्र में यहां पर पानी भरा हुआ है या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। तो यहां पर इस पृष्ठ तनाव को यूं परिभाषित किया जाता है, कहा जाता है कि ये पृष्ठ तनाव द्रव की प्रकृति है। द्रव, गैसों में नहीं, द्रव जो सतह पर इस प्रकार से मौजूद रहते हैं। और यहां पर कहा जाता है कि भाई अगर आप एक काल्पनिक रेखा ए बी मान लेते हैं जिसकी लंबाई एल है, तो इस पर भी क्या होता है? इधर की तरफ खिंचाव बल लगता है, और इस एल रेखा पर इधर की ओर भी खिंचाव बल लगता है। उधर भी खींचा जा रहा है, इधर भी खींचा जा रहा है, सतह खिंची सी लगती है मॉलिक्यूल्स, क्योंकि जैसे मैंने यहां पर अपने हाथ यूं फैला दिए, तो उधर वाला मेरे हाथ को उधर खींचेगा और इधर वाला भी मेरे हाथ को यूं खींचेगा, तब जाकर हम एक सतह पर मौजूद कणों के रूप में अपने आप को व्यवस्थित पाएंगे। तो यहां पर कहा जाता है कि जो पृष्ठ तनाव है वो एकांक लंबाई पर लग रहे बल का मान होता है। एकांक लंबाई पर लग रहे बल का मान ही पृष्ठ तनाव के रूप में परिभाषित होता है। और ये वास्तव में इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि सतह कितनी बड़ी है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि वहां पर द्रव कौन सा है। ये द्रव का आंतरिक गुण है। पानी तो पानी का पृष्ठ तनाव, शहद तो शहद का पृष्ठ तनाव, ग्लिसरीन तो ग्लिसरीन का पृष्ठ तनाव, एल्कोहल तो एल्कोहल का पृष्ठ तनाव। इसको मापने के कई सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, पानी का पृष्ठ तनाव नापने के अलग अलग कुछ तरीके होते हैं। एक चीज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वो है तापमान। यदि मैं पानी लिया, पानी का पृष्ठ तनाव नापा, और मान लो पानी का पृष्ठ तनाव आता है एक्स, और जब मैं उस पानी को गर्म करूंगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए?
मतलब सतह का तनाव, अगर मैं यहां पर पानी को गर्म करता हूं तो सतह का तनाव घटना चाहिए। क्योंकि क्या होगा बेटा, जैसे हम तापमान बढ़ाएंगे तो अंतराण्विक बल क्या होंगे, कमजोर पड़ेंगे। और ये अंतराण्विक बलों के कारण ही तो लगने वाला खिंचाव बल है। इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि तापमान बढ़ाने पर उस द्रव में पृष्ठ तनाव की मात्रा कम हो जाती है। इसके साथ और भी कई सारे इफेक्ट रहते हैं, उनकी हम बातें करेंगे। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सीक्वेंस से ये लिखवाना शुरू करता हूं। सबसे पहले तो आपने यहां पर लिखा द्रव, इसमें लिखेंगे पृष्ठ तनाव हेडिंग करके, द्रव सतह पर मौजूद द्रव सतह पर मौजूद सतह का यह गुण, सतह का यह गुण खिंची हुई परत जैसा व्यवहार दिखाता है। खिंची हुई परत जैसा व्यवहार दिखाता है। वह इसके कारण वह इसके कारण सतह न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने की कोशिश करती है। फिर यहां पर इस प्रकार से लिख लेना, ये अंतराण्विक बल दो, ये इस तरीके से हमारे हो गए ये टेबल यहां से यहां तक की। इसके बाद आप ये वाला चित्र बना लेना। मॉड्यूल देना। एक तो ये कर लेना यहाँ पर, यार ये क्या है मुसीबत। दाब का मापन, आर्किमिडीज, बर्नौली। बर्नौली तक का होमवर्क दे रखा था क्या मैंने आपको?
देख लेना इसमें शांता तक, पेज नंबर 277 तक का ये काम कंप्लीट कर लेना। पेज नंबर 277 तक इसमें पूरा शांता और द्रव स्थैतिक, द्रव गतिकी वगैरह है, ये कंप्लीट कर लेना। ईएलपी में एज सच अभी बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं, ईएलपी रहने देना, मॉड्यूल निपटा लेना। इसमें एक्सरसाइज 3 भी देख लेना जो इसकी है, द्रव स्थैतिकी वाली। थैंक यू।